हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का सेट बी, मॉडल पेपर सेट बी, राइट। ठीक है, तो ये जो सैम्पल पेपर है, इससे पहले हमने सेट ए आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है, यानी सेट ए सभी सब्जेक्ट के अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम आप लोग के लिए सेट बी का सीरीज लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो एक ही वन शॉर्ट वीडियो रहेगी, ये है ना। आपको सारे के सारे 26 क्वेश्चन सारे मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा, और इन क्वेश्चंस को आपको रिवीजन बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, बार बार इन प्रश्नों को आप रिवीजन करिए, क्योंकि अब रिवीजन को ही आपको इम्पोर्टेंस देना है, राइट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन से वैद्युत द्विध्रुव क्या है, डेफिनेशन बताना है। तो यदि दो बराबर विजातीय आवेश, मान लीजिए कैसे, ये अगर दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये दोनों एक प्लस चार्ज है और एक है माइनस चार्ज, राइट। तो ये दोनों विजातीय आवेश बोलते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इन दोनों की जो दूरी होती है वो होती है 2l। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्रत्यावर्ती स्रोत से प्राप्त तात्क्षणिक वोल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, तो स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका वोल्टेज का इक्वेशंस है, V इज इक्वल टू 14150 और पाई टी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो तात्क्षणिक वोल्टेज होता है, यानी पीक वोल्टेज, वो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए ये वाला इक्वेशन होगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो और V नॉट की जगह पे क्या दिया हुआ है, 141 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब V नॉट की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, यानी वर्ग माध्य मूल मान होता है, और V नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद इसी में आप अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, है ना, ठीक है, तो VRMS इज इक्वल टू 141 और रूट 2 है, तो रूट 2 की वैल्यू आप पुट करेंगे 141 डिवाइडेड बाई 1.414, ये इसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 2 का। ठीक है, ये 141 ये रूट 2 का मान है। अब यहाँ से आप देखो क्या करना है आपको कि 141 और नीचे जो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, और 141 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरियों में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए एक दर्पण की बात की गई है और एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ठीक है, और अवतल जो दर्पण होता है वो क्या होगा, अवतल दर्पण में आपको एक प्रकार से इमेज कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी, तो दर्पण बोला है तो दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, नॉन चेंजेस होगी। लेकिन उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है ना, वो बढ़ जाती है। ओके, पानी में अगर डुबोएंगे, जैसे एक अगर मान लीजिए आप फ्यूज बल्ब ले लीजिए और उसको अगर पानी में आप डुबोते हैं या फिर उसमें पानी भरते हैं, तो एक उत्तल लेंस की भांति वो कार्य करता है। ठीक है, अगर उसमें पानी भर के आप वर्ड किताब के अक्षरों को देखेंगे तो वो बड़ा दिखाई देगा, यानी क्योंकि उसका पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपके पास, दिए गए परिपथ में डायोड अग्र अभिनत में है या पश्च अभिनत में। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पास पॉजिटिव और नेगेटिव विभव जो दिखाया जाएगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले अगर आपके पास नेगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है ना, तो वो याद रखिएगा पश्च अभिनत ही होगा। और अगर P आपके पास पॉजिटिव है और N नेगेटिव रहेगा तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड बेस मतलब अग्र अभिनत। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो यहाँ पास P जो है ये माइनस के साथ ऐड है
और n यहाँ पास पॉजिटिव पे रहेगा। ठीक, तो इससे p सिरा n सिरे की तुलना में क्या है, नेगेटिव पर है, यानी ऋण विभव पर है। तो डायोड क्या होगा, पश्च अभिनति में होगा। अब देखिए 2 नंबर वाले जो प्रश्न है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 प्रॉपर्टीज लिखना है। तो यहीं से देखिए समविभव, यानी समविभव मतलब समान विभव। पृष्ठ मतलब एक इस प्रकार का जो होगा ये पृष्ठ होगा, तो सभी बिंदुओं पर मतलब पृष्ठ के सभी जगहों पर जो जिसका विभव हो समान होता है उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ, है ना। एक ये एग्जाम्पल के रूप में आप दिखा सकते हैं। तो देखिए कहता समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक जैसा होता है ना। ठीक है, ये पृष्ठ हो गया और इन सभी पृष्ठों पर विभव उसका क्या है, एक समान है। इसके आपको गुण लिखने हैं, तो गुण में आप बता सकते हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है ना, ये डेफिनेशन से ही हो गया। और दूसरा बता सकते हैं कि एकांक धन आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला प्रश्न देखिए, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध में अंतर बताना है। ठीक है, तो पहले में आप डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और चालक के प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय चालक कहते हैं, और ओमीय चालक के प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। और दूसरा बता सकते हैं कि ओमीय प्रतिरोध के लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है, और इसमें अनोमीय प्रतिरोध के लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। एग्जाम्पल बता दीजिए। ओमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, निक्रोम, और इसका अनोमीय का अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, द्रव, अपघट्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 ±5% ओम है, तो उसके रंगों का क्रम बताना है। तो देखिए ये जो क्रम है ना, जो आपको बी रॉय है ना याद रखना होगा। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइब, मतलब वियरिंग है ना, वियरिंग नेकलेस हैज़ वेरी गुड वाइब। तो ये इसके अकॉर्डिंग पहले आपको ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो है ना, तो इस प्रकार से ये पूरे जो ऑर्डर हैं उसको आपको याद रखने होंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया है, 4 दिया हुआ है ना, तो 4 जो इसका मान होगा वो किसके लिए होगा। ठीक है, जैसे यहीं से देख लीजिए बी रॉय है ना, बी रॉय, राइट। तो अब यहाँ पास अगर देखें तो यहाँ से अगर आप 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ से देख लीजिए 4 किसके लिए, येलो के लिए ना। आगे भी आपके फिर आएगा तो वो वायलेट कलर के लिए क्या हो जाएगा, यानी बैगनी कलर के लिए 7 यूज़ कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो कलर होता है ना उसका कॉफिशिएंट, उसका घातांक लेते हैं, तो 10 की घातांक 1 हो गया है ना, राइट। ब्लैक के बाद ब्राउन था तो ये ब्राउन का 10⁻1 आ गया। और फिर अगर आपके पास कोई कलर नहीं है ना, ठीक है, तो उसका यहाँ पास अगर कलर दिया होगा, कोई कलर नहीं होगा तो 20% है ना, और अगर सुनहरा कलर दिया हुआ तो यहाँ पास 5% लेते हैं। तो इसके लिए रंगों का क्रम हम इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे का प्रश्न देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर है। आपको यहाँ से इन दोनों का अंतर याद कर लेना है ना। और अगले प्रश्न को देखिए, सिग्नलों के लंबी दूरी तक प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगें उपयुक्त होती हैं, क्यों? तो देखिए इसका रीज़न क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण सूक्ष्म तरंगे का तरंग दैर्ध्य बहुत कम हो जाता है, और अतः सूक्ष्म तरंगें बिना विचलन के अत्यधिक दूरी तक जा सकती हैं। तो ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न भी इस प्रकार से पूरे कंप्लीट होते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे,
प्रश्न मतलब खंड, जो कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो ये प्रश्न है, क्योंकि ये 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ से गेन करने होते हैं। देखिए प्रश्न है आपके पास, एक सेल के सिरों को 12 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। सेल का इंटरनल यानी रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है ER इज इक्वल टू कैपिटल R E/V-1 होता है। तो यहाँ पास कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू दी हुई है और V की वैल्यू दी हुई है। इन सभी मानों को आप यहाँ पास रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5/3 बचेगा। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 5 - 3/2। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 5 में 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 2 जा कितना बचेगा आपके पास, 12। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हैं इसकी R की वैल्यू 12 ओम है और E की वैल्यू 50 वोल्ट और V की वैल्यू 30। तो अब इस फॉर्मे में अगर आप रख रहे हैं तो कैपिटल R का मान कितना है, 12 है और ये 50/30। ठीक है, और -1, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/3 बचा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, 12 और 5 में 3 को माइनस करना है और /3 होगा। तो 3 4 जा 12 और 5 में 3 को माइनस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 2। तो 4 × 2 तो कितना आ गया आपके पास, 8 ओम आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कोई 3 चुंबकीय गुणों की तुलना करना है। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय इन दोनों को आप यहाँ से लगभग 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो 4 पॉइंट तो श्योर है लिखना ही है आपको। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं, 2 परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 2 परिनालिका है, तो 2 परिनालिका S1 और S2। तो सबसे पहले ये S1 को बनाना है आपको इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इसके बाद S2 को डॉटेड लाइन से बना देंगे आप, डॉट लाइन से आप ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे। एक S1 हो जाएगा और दूसरा S2 होगा। S2 और S1 इन दोनों की लेंथ जो होगी वो L हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसको करना है कि मान लेते हैं 2 समाक्षीय परिनालिकाएं होंगी आपके पास S1 और S2, जिनमें फेरों की संख्या, ये जो फेरे हैं ना वो क्या हो जाएगा, N1 और N2 हो जाएगा। N1 और N2, S1 के लिए N1 और S2 के लिए N2। तो मान लेते हैं परिनालिका S1 यानी पहले परिनालिका की जो लंबाई है ना वो क्या होगी, S1 हो जाएगी, तो L1 होगी। और दूसरे परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, तो ये क्षेत्रफल क्या ले लेंगे हम, A2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब अगर मान लिया जाए कि यदि प्राइमरी जो कॉइल है यानी प्राथमिक कुंडली है उसमें S1 में बहने वाली धारा I है ना, बहने वाली धारा I है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B, तो B बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको अगर अप्लाई करें तो μ0 N1/L1 × I। तो एम्पेयर के परिपथीय नियम से क्या होता है, B = μ0 Ni होता है। तो N की जगह पे ये फेरों की संख्या, N का मान N1/L1 हो गया। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे, फाई से, राइट। तो इस प्रकार से अगर फाई से दर्शा रहे हैं तो फाई = N2B/A2। ठीक है, तो जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, A2। तो अब इसके लिए N2 और B की वैल्यू ये वाली पुट कर लेते हैं ऊपर से, है ना, μ0 N1/L1 ये हमने पुट कर दिया और इसके बाद A2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, μ0 N1 N2 A2
I/L1, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये टोटल की टोटल वो m हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, यानी कॉफिशिएंट है। तो अगर मान लीजिए कि फाई बराबर mi है ना, तो अब इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं हम, ये दोनों समीकरण का यहाँ से, तो आपके पास आता है कि mi, ठीक है, mi इज इक्वल टू फाई की वैल्यू ये वाला पुट कर सकते हैं आप, तो यहाँ से i और ये वाला i है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट n1 n2 E2/L1, ठीक है। तो दोनों परिनालिकाओं के मध्य उपस्थित माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू। तो म्यू अगर है तो म्यू नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं म्यू लिख सकते हैं, ओके। तो यही इसका डेरिवेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यानी और साथ ही व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं और उसके माध्यम से आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल सकता है, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, इन किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो सुनिए, तो गामा किरण की खोज किसने किया था, हेनरी बैकरल ने 1896 में की थी। याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि गामा किरणें की खोज हेनरी बैकरल ने 1896 में की थी। इन किरणों का उत्पादन नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। तो इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। इसका यूजेस क्या है, यूजेस देखिए श्योर है, डेफिनेशन के साथ साथ उपयोग लिखने के लिए आएगा। तो उपयोग क्या है, कैंसर के इलाज में, अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में और नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, है ना, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है या फिर। तो देखिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में इसके संगत आपतन कोण का केवल एक ही मान क्यों होता है, ठीक। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो चलिए हम इसके आंसर को भी बताते हैं कि एक्चुअल में आंसर इसका है क्या। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण की बात करते हैं, तो प्रयोगों द्वारा पता ये चलता है कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। याद रखिएगा ना, विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। प्रारंभ में आपतन कोण का मान अधिक होता है तो विचलन कोण का भी मान अधिक होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो त्यों-त्यों विचलन कोण का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। उसके बाद आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटने लगता है, ठीक है। बढ़ने के बजाय क्या होता है, कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा, विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूनतम विचलन को हम मिनिमम डेविएशन डेल एम कर देंगे, है ना, डेल एम लिख देते हैं, ठीक। तो अब इसकी निर्भरता की बात करते हैं। तो इसकी निर्भरता क्या है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। बैगनी रंग के लिए याद रखिएगा ना कि विचलन कोण का मान जो है, बैगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान सर्वाधिक एवं लाल रंग के लिए कम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। दूसरा है इसके पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ पर, ठीक। तो प्रिज्म के पदार्थ पर मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने पर न्यूनतम विचलन कोण का मान अधिक होता है। प्रिज्म के कोण पर, तो प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा न्यूनतम विचलन कोण का मान अधिक होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए कि उसका मान एक होता है, ऐसा क्यों है कि आपतन विचलन वक्र में आपतन कोण अक्ष के समांतर खींची गई रेखाएं वक्र दो बिंदुओं पर काटती हैं। अतः एक विचलन कोण के संगत आपतन कोण के दो मान होते हैं, किंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण अक्ष के समांतर खींची गई रेखा वक्र को केवल एक बिंदु पर काटती है, अर्थात स्पर्श करती है। अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का एक ही मान होता है, ठीक है, ओके। देखिए प्रश्न है आपके पास, नेक्स्ट है
कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? क्या प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं? कला संबद्ध स्रोत तरंगे प्राप्त करने की दो विधियों को बताइए। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। कला संबद्ध स्रोत और ये दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनेल की द्विप्रिज्म विधि और लायड की विधि, ठीक है, और एक आयाम विभाजन की विधि होती है। तो इस प्रकार से ये प्राप्त करने की विधि है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न को परिभाषित कीजिए, ठीक है। क्या क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन है, निरोधी विभव है और द्रव्य तरंगे। तो क्षेत्र उत्सर्जन क्या होगा? जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलने लगते हैं। इस उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। एक है निरोधी विभव जिसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है द्रव्य तरंगे। एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है वो कहलाता है निरोधी विभव कहलाता है। और द्रव्य तरंगे क्या है? गतिमान कण के साथ संलग्न तरंगों की डी ब्रॉगली तरंग या फिर द्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या ए के साथ प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ उस क्षेत्र को अंकित कीजिए जहां पर नाभिकीय विखंडन होता है और द्रव्यमान परास भी आपको निकालना है, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसे आपको बनाना है। इसे आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो जनरली होता है क्या है कि जो नाभिकीय संलयन होगा वो हाइड्रोजन से लेकर यहाँ पास नाइट्रोजन के बीच, मतलब लिथियम और नाइट्रोजन के बीच में हो जाएगा। और फिर सर्वाधिक स्थायी तो कहाँ मिलेगा आपको? आयरन के पास मिलेगा। और फिर नाभिकीय विखंडन यूरेनियम में होता है जो कि यूरेनियम 238 है ना, 200 यूरेनियम 235 238 होता है। तो यहाँ पास ये बंधन ऊर्जा होगा। तो इसे आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस डायग्राम को। अगला देखिए, नॉर गेट एंड एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, कैसे प्राप्त करते हैं? लॉजिक प्रतीक बनाना है और उसकी सत्य सारणी बनाना है। तो नॉर गेट किससे मिलकर बना होता है? और नॉट से, ठीक है। नॉट प्लस और, तो यहाँ से क्या मिलता है आपको? नॉर गेट मिलता है। ओके, मतलब इसका एन ओ या फिर इसका एन और इसका और मिलकर बन गया नॉर। तो पहले हम जब सिंबल यूज करते हैं तो हम और गेट को पहले लिखते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, नॉर गेट, यदि और गेट से प्राप्त 2 नॉट गेटों के निर्गत सिग्नलों को नॉर के निवेशी सिग्नलों के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल क्या होता है? एंड गेट के निर्गत सिग्नल के तुल्य होता है। ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं? और गेट से, ये और गेट है आपके पास, तो हमारे पास यहाँ पास और गेट से प्राप्त 2 नॉट गेट मतलब एक हम यहाँ पास बना रहे हैं नॉट गेट, तो ये और गेट से हमको मिलेगा, है ना। तो इस नॉट गेट का एक आउटपुट मिल रहा है यहाँ पास, ये भी नॉट गेट के लिए यूज़ हो रहा है। फिर नॉट गेट से हमने ये दिखा दिया, इसका एक इनपुट इधर है और दूसरे वाले नॉट गेट का आउटपुट ये और गेट के लिए इनपुट कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने ये दिखाया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ से अब हम दिखा सकते हैं कि ये एक नॉर गेट से एंड गेट बनाना है। तो एंड गेट में क्या होता है? 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, राइट। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम भले से आप चेंज कर सकते हैं, इसमें मतलब डी शेप में हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ इसका जो ट्रुथ टेबल है इसकी बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं ये भी आपके पास क्या है? और के लिए है ना, ये भी और गेट के लिए है। तो इस और गेट का जो आउटपुट है, ए इनपुट है, नॉट गेट के फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये देख सकते हैं 0 का यहाँ 1 हो गया है, 0 का 1 हुआ है, 1 का 0 और 1 का 0। एज यूजुअल सेम बी इनपुट के लिए भी करना है आपको, बी डैश निकालना है। तो 0 का 1 होगा यहाँ, 1 का 0, 0 का 1 और यहाँ बस 1 का 0। ओके,
अब इसके बाद हम या इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों के लिए ये जो आपके पास और गेट दिख रहा है, तो और गेट एक्चुअल में क्या बनता है आपके पास पहले, और निकालना क्या है नॉर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए प्लस बी मिलता है आपको, ए प्लस बी, तो 1 1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर 1 और 0 कितना होता है, 1 होता। नेक्स्ट 0 और 1 1 होता, और 0 और 0 0, ठीक है। तो अब इसका आपको जो वाई डैश निकालना था, तो 1 का क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, और इस 1 का 0 मिलेगा, इस 1 का 0 और 0 का 1। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो मिला है यही वाला टर्म मिला है, 3 0 और एक 1 है। ओके, तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। अगर आपको ये गेट अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, तो हम इसके लिए अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि 3 मेन गेट होगा, 2 यूनिवर्सल गेट होगा, इसके बाद एक गेट से दूसरे गेट को हम कैसे प्राप्त करते हैं, सारे को डिटेल से हम बता देंगे। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देख लीजिए। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रोसीजर आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पास पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग मेथड दिया हुआ है। तो पी हमेशा जो करंट होता है पी से एन की तरफ ही फ्लो होता है। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो एरो साइन बना है ना, तो इसको बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताना है, इसमें बी क्या होता है, बेस हो जाता है ना, आधार, सी कलेक्टर यानी संग्राहक, और ई होता है उत्सर्जक, ठीक है। तो उत्सर्जक से होने वाली जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है IB, और संग्राहक से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो IC होती है, और आधार से धारा प्रवाहित होने वाली IB होती है। तो IB, IC और IE को हम क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम से ही हम इसमें एक संबंध दिखाते हैं। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रदर्शित किया गया है यहाँ पास। तो एक फॉरवर्ड बेस में होगा, एक रिवर्स बेस में होगा, मतलब अग्र बायस और पश्च बायस। तो संधि इसमें उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायस में तथा संग्राहक उत्सर्जक संधि जो है पश्च बायस में है, ठीक है। तो याद रखिएगा सी और संग्राहक है ना, संग्राहक उत्सर्जक सी और ई ये क्या है, ये आपका पश्च बायस में है, यानी पश्च अभिनति में है। और यहाँ से अगर आप देखें उत्सर्जक और आधार ये क्या है, ये आपका अग्र बायस में है। ओके, अब यहाँ से उत्सर्जक बैरियर पोटेंशियल यूज़ किया जाता है, VBB है ना, बैरियर पोटेंशियल होता है। तो उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी VBB के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलते हैं। आधार बहुत पतला होता है और इसमें डोपिंग स्तर कम होता है। डोपिंग स्तर मतलब जहाँ होल्स होते हैं, डोपिंग स्तर बहुत कम होता है। अतः आधार क्षेत्र में केवल थोड़े से होल यानी लगभग कितना 5%, लगभग कितना 5% से कम ही इलेक्ट्रॉनों से संयोजित हो पाते हैं, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉनों से संयोजन कर पाते हैं। और ज्यों ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है तो बैटरी जो है VBB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे परिपथ में अल्प धारा मतलब बहुत कम धारा IB बहने लगती है। उत्सर्जक क्षेत्र में से आने वाले शेष होल आधार क्षेत्र से विसरित होकर संग्राहक क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, राइट। और ज्यों ही कोई, अब इसमें इसी का आगे का देखेंगे कि ज्यों ही कोई होल बैटरी VC से के ध्रुव ऋण सिरे से आकर्षित होकर संग्राहक के अंतिम सिरे पर पहुंचता है, तो इस बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश कर होल को समाप्त कर देता है, जिससे परिपथ में संग्राहक धारा IC बहने लगती है। इस समय उत्सर्जक क्षेत्र में एक सहसंयोजी बंध टूट जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर बैटरी VBB के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है, और जबकि होल प्रतिकर्षित होकर संग्राहक की ओर चलता है और चलने लगता है। इस प्रकार आधार क्षेत्र से होकर उत्सर्जक से संग्राहक की ओर होलों का प्रवाह जारी रहता है, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलते रहता है। और IC संग्राहक धारा और आधार धारा IB मिलकर उत्सर्जक धारा IE का निर्माण करते हैं। तो ये किरचॉफ के नियम से हो जाएगा कि IE बराबर IC प्लस IB, है ना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। अब आपके पास क्वेश्चंस है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है, और सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य व छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास का होता है ये बताना है। और फिर उसके बाद प्रश्न है आपके पास, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी में पड़ती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, है ना, कि 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2² माइनस 1/n², जहाँ n की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यहाँ 2 स्क्वायर है इसलिए 3 4 5 6 एक नंबर लिखेंगे, और r क्या है यहाँ बस रिडबर्ग नियतांक, ठीक है, और लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य। फिर दूसरे प्रश्न का आंसर, सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य व छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास का होता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य n बराबर 3 के लिए 6563 एंगस्ट्रॉन तथा सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी अनंत के लिए 3646 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा इन्फिनिटी और सबसे बड़ा n बराबर 3 के लिए अप्लाई करेंगे, ओके। और फिर लास्ट जो इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन है कि इस श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं दृश्य क्षेत्र में पड़ती हैं। दृश्य क्षेत्र मतलब जो विजिबल हैं, यानी जिसको देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या श्रव्य तरंगों को रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण असंभव है या सीधा प्रसारण संभव है, उसका रीजन बताना है। तो ये 3 नंबर का ये अंतिम प्रश्न है। श्रव्य तरंगों को रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण संभव नहीं है क्योंकि इसकी ऊर्जा जो होती है ना वो बहुत कम होती है, और साथ ही वायुमंडल में अभिगमन करने पर छीड़न के कारण ऊर्जा में सतत ह्रास होता है, ठीक है, यानी धीरे धीरे कम होने लगता है, और जिससे इनका आयाम क्रमशः कम होता जाता है, और साथ ही कुछ ही दूरी पश्चात आयाम लगभग पूरी तरह से जीरो हो जाता है, अतः तरंगों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ओके। अब हम नेक्स्ट अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो 4 नंबर का प्रश्न है उसे हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी CGPET या फिर पैट एग्रीकल्चर के लिए या फिर PPHT की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और आप चाहें तो आप हमारे इस व्हाट्सएप यानी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। 21 मार्च यानी 21 मार्च से आप लोगों की जो क्लासेस है वो रन हो जाएगी। अभी भी जो ड्रॉपर बैच है वो क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। तो यदि आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न देखिए, प्रश्न में ही इसका आंसर मिलता है। ये क्वेश्चंस लगातार 2019 से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर में, तो इसे आप अच्छे से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जाता है ना। क्वेश्चन है आपके पास कि विजय अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस के किट कैट को फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र अमित ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा यानी बैटन लिया और इसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया। अब यहाँ से आपके पास प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या क्या हैं उसे आप देख लीजिए ना। तो प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता की आवृत्ति क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, इस पर 50 Hz लिखा होता है ना। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलेगा जिस पे आपको 50 Hz लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक्चुअल में हमारे भारत की इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी मानी जाती है, ठीक है, राइट। ये हमारे क्या है, भारत की इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी है। तो
हमारे जो भारत देश में इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है ये लगभग इतनी ही वोल्टता आवृत्ति की अप्लाई होती है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज बोलेंगे उसको। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता और आवृत्ति क्या है, तो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और जो वोल्टता पूछा गया है तो जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कितना होता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट होता है। और किस क्रम में लगे होते हैं घरों के उपकरण, समांतर क्रम में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, वोल्ट किस क्रम का होता है तो वो 220 वोल्ट, और कितने आवृत्ति का होता है तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसी में पूछा है कि आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश के लिए एसी वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, ऐसा क्यों। देखिए, अब क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको डेली लाइफ से रिलेट करता हुआ, ठीक है, उसका जो आंसर बताना है आपको सैद्धांतिक तौर पे बताना है, जो थ्योरिकल बेस है। ओके, तो यहाँ से प्रश्न देखिए आप, इसका उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी वोल्टता को आसानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर होता है, 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना या फिर वोल्टेज को परिवर्तित करना। ठीक है, दोनों होता है, लो को हाई करता है और हाई को लो भी करता है। तो इसमें आप बताएंगे कि क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी वोल्टता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, आपके जो एक स्टेटमेंट जो दिया था क्वेश्चन में उसी से रिलेट करता हुआ है कि विजय के अपने क्रियाकलाप से प्रदर्शित 2 गुणों को लिखिए। मतलब जो विजय के द्वारा किया गया कार्य कि उसने देखा तो लकड़ी लेकर दौड़ा ना, और विद्युत आपूर्ति मेंस के किट को बंद किया, तो इससे उसकी क्या भावना है, मतलब उससे उसकी क्या जानकारी है ना, तो उसके बारे में लिखना है। तो विजय में मददगारी प्रवृत्ति थी, मतलब इससे ये लगा, ये प्रोसेस करने से, ये एक्टिविटी से ये पता चलता है कि विजय एक क्या है, एक प्रकार से मदद करने वाला इंसान है ना, तो उसे आप लिखेंगे। दूसरा, उसमें व्यवहारिक वैज्ञानिक ज्ञान था, उसमें एक वैज्ञानिक ज्ञान था, मतलब वो जानता था कि इसको हाथ से टच नहीं करना है, मतलब एक सूखी लकड़ी की सहायता से विद्युत आपूर्ति के मेंस को हमको एंड करना, मतलब वहाँ से ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसलिए वो लकड़ी लेकर गया, है ना। उसमें परिणति बुद्धि थी, मतलब उसमें एक जिज्ञासुपन बुद्धि था, यानी एक प्रकार से उसको क्यूरियसिटी थी, हर एक चीज़ को जानने वाला, वो उसके बारे में जानता था, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी में आपको मिल जाएगा प्रश्न है अथवा में कि लेंज का नियम हमें परिपथ प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसका विपरीत भी सदैव सत्य होगा, तो इसके अनुच्छेद को पढ़कर आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसके आंसर बताने हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, नहीं करता है। और दूसरा प्रश्न है प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और अगला प्रश्न कि दैनिक जीवन में लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न का उत्तर होगा कि नहीं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। दूसरा प्रश्न है कि प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और इसका दैनिक जीवन में उपयोग तो क्या बताएंगे कि लेंज का नियम यह दर्शाता है
कि कार्य के ऋणात्मक परिमाण के आधार पर हम कार्य करना नहीं छोड़ सकते और हम किसी चुंबक को कुंडली के निकट या दूर ले जाते हैं तब किया गया यांत्रिक कार्य यानी मैकेनिकल वर्क विद्युत ऊर्जा में प्रेरित धारा तथा विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही हम चुंबक की गति को रोक देते हैं प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल का मान भी पूरी तरह से 0 हो जाता है। अर्थात कार्य सतत करते रहना चाहिए क्योंकि प्राप्त ऊर्जा या परिमाण सदैव किए गए कार्य या मेहनत ही अनुपात में प्राप्त होता है। ठीक है, मेहनत के अनुपात में ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन, ये जो कि 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, प्रश्न है आपके पास, ये पहले चैप्टर का ही प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्थिर वैद्युत के अंतर्गत गॉस का प्रमेय लिखकर तथा आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो गॉस का नियम लिखेंगे आप, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश तथा उस बंद पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरने वाली बल रेखाओं के बीच संबंध को गॉस का प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है और ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो परिभाषा के अनुसार आपने ये दिखा दिया। ठीक है, फिर आवेश के अनंत समतल चादर के समीप पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये डायग्राम बना लेंगे। आवेश के अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक, तो ये आपको एक इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, पूरी तरह से इसे आवेशित कर देना है यानी धनात्मक आवेश से। और फिर एक समाक्षीय बेलन की हम यहाँ से कल्पना कर लेते हैं और ये जो आप देख रहे हैं P और P' ये क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। ठीक है, तो ये मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार मान लेते हैं ये एक जो यानी चादर ABCD है ना, ये एक चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है, यानी इस तरफ भी बिंदु P है और इस तरफ P' है, तो ये दूरी इसकी R ही होगी जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर R दूरी पर एक दूसरी बिंदु P' हमने ले रखा है यहाँ पास। ओके, तो इस प्रकार लेते हैं कि P और P' यानी ये P और ये P' चादर के लंबवत हों, यानी ये चादर है आपके पास है ना, इसके लंबवत होगा। तो चादर R पर P और P' अक्ष वाले एक बेलन की हम रचना कर लेते हैं। ये P और P' वाले एक बेलन मिल गया आपको। इस बेलन का वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है, A, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। तब बेलन का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो ये दोनों पृष्ठ अगर बंद हैं तो ये गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार गॉसीय पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश है वो Q0 बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, 0। ठीक है, यानी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स एक बार इस साइड का लेंगे P तरफ का तो EA होगा, और फिर P' का भी लेंगे तो उधर भी EA होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2EA आ गया। गॉस के प्रमेय से हमको मालूम है फाई E की वैल्यू Q/ε0 होता है। तो अब इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2EA/Q/ε0 आ जाएगा। E का मान Q/2ε0A हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया आपको E का मान। तो इस प्रकार अब समीकरण 1 में अगर इसका मान रखेंगे तो E बराबर क्या होगा, Q की वैल्यू क्या होगा समीकरण 1 से मान, Q का मान सिग्मा ए होता है। ठीक है, तो उसको लिखना है सिग्मा ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो σ/2ε0 आएगा। ठीक, तो ये आपके पास ये इसका डेरिवेशन हो गया। तो स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो R पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर जो E निकाले हैं यहाँ पास R नहीं है, है ना,
तो आर नहीं है तो ये इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? इक्वल होती है, यानी एक समान होती है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, है ना। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा, तो इससे हम और डिटेल से हम बता देंगे। वैसे भी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, टॉपिक डाल के यहाँ सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ओके, इससे पहले ये डेरिवेशन का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। अगला देखिए, बायो सेवर्ट का नियम, किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो आप इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे, ये इसका ये डायग्राम है। तो डायग्राम बनाने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन करना होगा। ओके, तो बायो सेवर्ट का जो नियम है उसी नियम पर आधारित है ये, और उसी सूत्र से फॉर्मूले से अपने को करना है। डायग्राम में एक बार समझ लीजिए आप कि इसमें क्या क्या चीज़ें डायग्राम में हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो आप एक वृत्ताकार कुंडली है ना। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें यहाँ पास ए बी है ना, और नीचे भी आपके पास ए डैश बी डैश मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? एक अल्पांश है। ठीक है, तो और इसकी त्रिज्या कितनी है? ए त्रिज्या है, और इस वृत्तीय कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा आई बह रही है। ठीक है, और अब यहाँ से अगर आप देखें तो इस वृत्तीय कुंडली का जो मध्य बिंदु लिया गया है ओ, और ओ से x दूरी पर एक बिंदु P लेना है, जहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इस अक्ष को हम और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और फिर इस पर PN है ना, PN और PN डैश, ये एक लंब हो गया, जिसमें कि दोनों दिशाओं में जो यहाँ पास एंगल बन रहा फाई, तो एक दिशा क्या होगा? DB cos फाई, और दूसरा भी DB cos फाई होगा। ये एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ठीक है, और PR और PR ये दोनों क्या होंगे? DB के अनुदिश जो घटक होगा, जो दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया गया है, DB sin फाई यहाँ होगा, और नीचे भी यहाँ पास DB sin फाई, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2DB sin फाई आपको मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये तो आपका डायग्राम की बात हो गई। ठीक, और यहाँ देख रहे हैं ये रेडियस R यहाँ पर शो किया गया है ना, और ये जो अल्पांश आपको दिख रहा है इसकी लंबाई कितनी है? DL, ऊपर और नीचे दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक एंगल, एक आपको राइट एंगल मिल रहा है, यानी समकोण त्रिभुज, और यहाँ से भी मिल रहा है आपके पास। तो इसका डेरिवेशन आप देखेंगे, तो ये अगर आप देखें तो ये पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताना है। कि मानना कि ए त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप है जिसमें आई विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। जितना अच्छे से आप डायग्राम को समझेंगे उतना ही इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास से देख लेते हैं कि इस अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता DB बराबर μ0/4 IDL sin θ/r²। तो इस थीटा अल्पांश AB और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या मिल गया? यहाँ पास 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना मान आएगा इसका? IDL/r², ये इसका मान आया अभी। अब इसके लिए क्या करना है? इस क्षेत्र की दिशा जो है अल्पांश AB और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, यानी PR के अनुदिश। ठीक है, तो इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक है DB sin फाई, OP के अनुदिश हो जाता है, इसके अनुदिश, और
दूसरा है डी बी कॉस फाई अक्ष ओ पी के लंबवत दिशा में, है ना, तो इसके लंबवत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो यदि लूप ठीक निचले सिरे पर वैसाभिमुखी उतनी ही लंबाई डी एल का एक दूसरा अल्पांश लेंगे ए डैश बी डैश, इसके लिए बोला गया है। तो सारी चीज़ें इसको भी दो घटक में विभाजित करेंगे, एक डी बी साइन फाई ओ पी और दूसरा डी बी कॉस फाई ओ पी के लंबवत घटक। लेकिन इसमें याद रखिएगा, जैसे पहले वाले में लूप के निचले सिरे पर उतना ही है जब हम ले रहे हैं, तो यहाँ पास पी एन और पी एन डैश एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए अक्ष ओ पी के लंबवत घटक एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और स्पष्ट है कि वृत्तीय लूप के सभी अल्पांश के कारण जो घटक ओ पी के लंबवत होंगे एक दूसरे को निरस्त करते जाएंगे, और किंतु ओ पी के अनुदिश घटक, जैसे ये था ना, यहाँ पास पी पॉइंट था और ओ, तो ओ पी के अनुदिश घटक जो यहाँ पास आपके पास पी आर और पी आर था, यानी डी बी साइन फाई, है ना, यहाँ पास जो आपके पास मिल रहा था, तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो वृत्तीय लूप के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आप लिखेंगे B बराबर डी बी साइन फाई समेसन, है ना, तो डी बी की वैल्यू आप इक्वेशन से पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू ए बाई आर कहाँ से आए वो आप देखिए, यहाँ पास आप देखिए डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पास फाई एंगल है, ठीक है, फाई एंगल है, तो यहाँ पास से ये एक ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल, साइन फाई निकालेंगे आप, है ना, तो साइन फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मान कितना है, ए, है ना, और हाइपोटेनस ये क्या है, कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण कितना है, आर, तो ए बटे आर आ गया। ठीक, तो यही वाली वैल्यू यहाँ पुट की गई है, यहाँ पास साइन फाई इज इक्वल टू ए बाई आर। ओके, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ से क्या करना है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पास पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ए बाई आर रख दिए तो आर क्यूब मिल गया आपके पास, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है इसलिए हम इसको बाहर कर लिए हैं। फिर इसके बाद आई डी एल, है ना, तो इसमें से आई ए को हम बाहर कर देंगे और अपन आर क्यूब को बाहर कर देंगे, तो बच गया क्या, समेसन डी एल, ठीक है, या सिग्मा डी एल। तो याद रखिए जो सिग्मा डी एल है तो ये क्या है, लूप की परिधि। ठीक है, ये जो लूप है इसका परिधि है 2 पाई ए, एक्चुअल में इसका जो त्रिज्या क्या है, ए है, और तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई ए होगा। जनरली जो आपके पास परिधि होता है, परिधि का सूत्र अगर त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर होता है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ त्रिज्या ए है इसलिए 2 पाई ए कर दिए हैं, तो ये लूप की परिधि हो जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को भी हमको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई अगर चाहें तो ये कट भी सकता है, लेकिन अभी हमको कैंसिल नहीं करना है, तो यहाँ पास क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब देखिए एंगल सी ओ पी, है ना, सी ओ पी, फिर से यहाँ पास हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा, है ना, कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फिर इसके आगे क्या करेंगे, आर क्यूब निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक, आर क्यूब निकालेंगे तो 3/2 होगा, क्योंकि यहाँ 1/2 है, 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो आर क्यूब का मान क्या करना है, आपको इक्वेशन 3 में रख देना है। तो देखिए इक्वेशन जैसे 3rd में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एन फेरो वाली वृत्तीय कुंडली बनाए जाए तो सिर्फ इसमें क्या करना है, इसी इक्वेशन में एन का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास डेरिवेशन आ जाएगा। ओके, अब इसी में दिया हुआ टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है ना, तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं।
अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? विवर्तन प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? क्या कारण है कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना प्रदर्शित करना प्रकाश तरंगों की अपेक्षा आसान होता है? तथा प्रकाश व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखना है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही बताना है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रकाश का विवर्तन होता क्या है उसे लिख दीजिए कि जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु अवरोध जैसे बाल, तार इत्यादि आ जाए तो प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है। तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के इस प्रकार के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। शर्त क्या है इसका? विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए अवरोध के आकार को या स्लिट के द्वारा की तरंगों को तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप बताएंगे और दोनों में अंतर भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दोनों में अंतर, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। फिर अगला प्रश्न है, दूरदर्शी क्या है, उसके प्रकार लिखना है और खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। तो क्या क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था, किरण पथ और जब अंतिम प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसका सबसे पहले आवर्धन क्षमता का व्यंजक, जब अंतिम प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो जो कंडीशंस दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। अगर दूरदर्शी यानी ये जितने भी सूक्ष्मदर्शी हैं, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको डाउट आते हैं या फिर नहीं बनते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए सारे सेट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक भी है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।